गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड के ही चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज म्यूजियम को आज हम कंटिन्यू करेंगे। म्यूजियम, ठीक है। सबसे पहले म्यूजियम वर्ड आया कहां से? ठीक है, तो द वर्ड म्यूजियम comes from, the word museum comes from the Greek word, comes from the Greek word muses, comes from the Greek word म्यूजीन एक्चुअली होगा। ठीक है, म्यूजीन। ठीक है, तो वर्ड म्यूजियम कहां से आया? ग्रीक वर्ड म्यूजीन से आया। ठीक है, और ये जो तुम्हारा म्यूजीन है, ठीक है, इन एंशिएंट ग्रीस, in ancient Greece, the museum is the temple of muses. म्यूजियम किसका टेम्पल है? म्यूजेस का। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज म्यूजेस? ठीक है, लिखेंगे एंड म्यूजेस इज द गॉडेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। गॉडेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो बोला गया ये जो म्यूजियम वर्ड है ये म्यूजियम से है, और एंशिएंट ग्रीस में म्यूजियम म्यूजेस के टेम्पल को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि म्यूजेस जो है वो कौन है? गॉडेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। जैसे हम लोग मां सरस्वती का पूजा करते हैं ना, सो उसको मतलब विद्या की देवी बोलते हैं, उसी तरह से ग्रीक पीपल के लिए म्यूजेस था, और म्यूजेस के टेम्पल को म्यूजियम कहा गया, और म्यूजियम से आया वर्ड म्यूजियम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, म्यूजियम जो है इज एक इंस्टीट्यूशन है वेयर आर्टिस्टिक and educational material are exhibited to the public. It is an institution. ये एक इंस्टीट्यूशन है where artistic and educational, where artistic and educational materials are exhibited to the public. ठीक है, तो बोला गया कि जो म्यूजियम है वो क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जहां पे आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल को प्रदर्शित यानी एग्जिबिट किया जाता है पब्लिक के सामने। नेक्स्ट, जो भी मटेरियल म्यूजियम में अवेलेबल है फॉर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी, फॉर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी, उसको क्या कहा जाता है? कलेक्शन। द मटेरियल्स अवेलेबल, द मटेरियल्स अवेलेबल फॉर observation and study, the materials available for observation and study are called क्या? are called collection, are called collection. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। ये जो म्यूजियम है ये 5 तरह का होता है। ठीक है, म्यूजियम
आर ऑफ फाइव टाइप्स। म्यूजियम 5 तरह का होता है। सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज व्हाट? आर्ट म्यूजियम। द सेकेंड वन इज हिस्ट्री म्यूजियम। द थर्ड वन इज अप्लाइड साइंस म्यूजियम। अप्लाइड साइंस म्यूजियम। फोर्थ वन इज नेचुरल म्यूजियम या नेचुरल साइंस म्यूजियम। ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज जनरल म्यूजियम। जनरल म्यूजियम। तो these are the 5 types of museum which are found in the world. Okay, now one by one we discuss what are these museum and name of the some famous museum in the world. Okay, ठीक है। अब देखो, तो म्यूजियम क्या है? म्यूजियम ग्रीक वर्ड म्यूजियम से लिया गया है। म्यूजियम म्यूजिस के टेम्पल को कहा जाता है, विच इज रिफर्ड एज द गॉडेस ऑफ आर्ट एंड साइंस इन ग्रीस। ठीक है। म्यूजियम का मेन पर्पस है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे डिफरेंट मटेरियल को एग्जिबिट किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। एंड लास्ट ऑफ ऑल, जो भी मटेरियल म्यूजियम में पाया जाता है ऑब्जर्वेशन और स्टडी के लिए, उसको कलेक्शन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे म्यूजियम टाइप्स। ओके, यानी टाइप्स ऑफ म्यूजियम। सबसे पहला म्यूजियम क्या है? सबसे पहला म्यूजियम हो जाएगा आर्ट म्यूजियम। आर्ट का मतलब समझ ही गए हो, ड्राइंग, स्कल्पचर, ये सब जो होता है वो है आर्ट म्यूजियम। तो बोला जा रहा है कि आर्ट म्यूजियम आर दोज म्यूजियम विच प्रिजर्व एंड एग्जिबिट पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड अदर वर्क्स रिलेटेड टू आर्ट। क्या है? इट इज क्या? अ म्यूजियम विच प्रिजर्व, बचा के रखता है, विच प्रिजर्व, ठीक है, एंड एग्जिबिट्स, प्रदर्शित करता है। व्हाट एग्जिबिट? एग्जिबिट पेंटिंग्स, स्कल्पचर जिसको नक्काशी बोलते हैं, एंड अदर मैटर्स related to, and other matters related to what? And other matters related to art या आर्ट्स। ठीक है। तो आर्ट म्यूजियम एक म्यूजियम है जो प्रिजर्व करता है किसको? पेंटिंग्स को, स्कल्पचर यानी डिफरेंट नक्काशी को, एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू आर्ट। ये समझ आ गया कि आर्ट म्यूजियम क्या है? हाँ, अब देखो, अब इसका एग्जांपल, दो फेमस का नाम बोलते हैं। द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन न्यूयॉर्क। द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स इन न्यूयॉर्क। ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है आर्ट्स का, जो न्यूयॉर्क में है, उसको कहते हैं आर्ट। ये सबसे एक फेमस आर्ट म्यूजियम है। दूसरा कहां पे है? द नेशनल गैलरी इन लंदन। द
नेशनल गैलरी, द नेशनल गैलरी इन लंदन। ये दोनों आर्ट म्यूजियम हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? हिस्ट्री म्यूजियम। सेकेंड इज हिस्ट्री म्यूजियम। हिस्ट्री म्यूजियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई हिस्ट्री म्यूजियम क्या है? इट इलस्ट्रेट द म्यूजियम विच इलस्ट्रेट द लाइफ एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। इट इलस्ट्रेट द लाइफ and the events of the past। तो जो इवेंट और लाइफ, पास्ट लाइफ के लाइफ्स और इवेंट्स को एग्जिबिट करता है उसको हिस्ट्री म्यूजियम बोलते हैं। सबसे कॉमन इंडिया में फेमस क्या है? पोरबंदर में गांधी म्यूजियम, गुजरात में, जहां पे उनके यूज किया हुआ डिफरेंट यूटेंसिल्स, चश्मा, चरखा, ठीक है, और उनका जो बायोग्राफी है, फोटो के द्वारा उनके डिफरेंट मूवमेंट्स को जो दिखाया जाता है, उससे हम क्या जानते हैं? हाउ ही लिव्स एंड व्हाट आर द इवेंट्स विच आर डन बाय हिम। ठीक है, तो ये जो पोरबंदर में गांधी म्यूजियम है, इट इज अ वन टाइप ऑफ हिस्ट्री म्यूजियम। ठीक है, और ये पूरे दुनिया में फेमस है। थर्ड क्या है? एप्लाइड साइंस म्यूजियम। एप्लाइड साइंस म्यूजियम। ठीक है, ये जो तुम्हारा हिस्ट्री म्यूजियम है, इसको तुम्हारा और एक नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, इसका और एक नाम लेकिन अप्लाइड साइंस जो हम पहले बताएं। ऐसा क्यों बोला गया? तो बोला जा रहा है कि इट डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड्स ऑफ टूल्स, मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मतलब ये ना सिर्फ किसी प्रोसेस को बताता है, जैसे मान लो वो बताया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, बताया। अब इसको डिफरेंट फॉर्म में वो थ्रू वीडियो, ऑडियो वीडियो या थ्रू कोई एक्सपेरिमेंटल टूल ये करके भी बताएगा कि ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइफ में, इंडस्ट्री में इसका यूज कहाँ है, मशीन बनाने में इस लॉ का यूज कहाँ है ना, ये सब के बारे में ये बताएगा। तो क्या होगा? अप्लाइड साइंस। नेक्स्ट, इट डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड सो देयर एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस को भी शो करता है। कहां पे? इन टूल्स, मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, अप्लाइड साइंस म्यूजियम जो है, इसका और एक नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, पहला। दूसरा, अप्लाइड साइंस म्यूजियम डेमोन्स्ट्रेट करता है इसको, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, और साथ ही साथ वो ये भी शो करता है कि उसका एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल कैसे होता है टूल्स बनाने में, मशीनरीज में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। ये इसलिए इसको अप्लाइड साइंस कहा गया। ठीक है, अब ये जो म्यूजियम है ये सबसे फेमस है शिकागो में। ठीक है, द म्यूजियम ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है द म्यूजियम ऑफ साइंस and industry, the Museum of Science and Industry,
शिकागो। समझ आया यहां तक? ये तीनों समझ आ गया? हाँ, तुम लोगों को क्लियर हुआ ये तीनों? सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है बोलो? सर कुछ कुछ का मतलब हम समझ नहीं पा रहे, जैसे कि किसका? हिस्ट्री म्यूजियम। देखो, हिस्ट्री म्यूजियम क्या होता है? हिस्ट्री म्यूजियम एक ऐसा म्यूजियम है जहां पे पास्ट लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट कलेक्शंस को दिखाया जाता है। जैसे मान लो कि वेलोर में टीपू सुल्तान म्यूजियम है, तो वहां पे क्या किया गया है? टीपू सुल्तान के द्वारा यूज किया हुआ उसका तलवार, सोर्ड, ठीक है, या उसका वहां पे जो वो तोप यूज करता था, तोप, उसके लाइफ का डिफरेंट जो वो नक्काशी किया हुआ, जो डिफरेंट काम करवाया था अपने महल में, वो सबको हम दिखाते हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं? हम एक पास्ट लाइफ और उस समय क्या क्या इवेंट्स हुआ था उसको हम दिखा रहे हैं बाय फैक्ट और बाय ऑडियो वीडियो और बाय सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। उसको कहा जाता है हिस्ट्री म्यूजियम। जैसे एग्जांपल दिया ना, पोरबंदर में गांधी म्यूजियम, वहां पे क्या है? गांधी जी के द्वारा यूज किया हुआ जो चरखा है वो है, उनके द्वारा यूज वो जो तुम्हारा चश्मा पहनते थे वो है, उनके द्वारा यूज किया हुआ डिफरेंट यूटेंसिल्स है, ठीक है, उनका जो डिफरेंट मूवमेंट्स था, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, ये सब, उसमें से जिसका भी थोड़ा फोटोग्राफी अवेलेबल है वो सब फोटोग्राफी को बड़ा करके उस म्यूजियम में लगाया गया है। क्यों? ताकि जो लोग आए वो ये जान सके हाउ गांधी जी लिव एंड व्हाट आर द इवेंट्स ही इज पार्टिसिपेटिंग इन। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री म्यूजियम। हिस्ट्री मतलब हो गया पास्ट लाइफ को जो दिखाएगा आइदर थ्रू सर्टेन फैक्ट्स और थ्रू सर्टेन यूटेंसिल्स, उसको बोलेंगे हिस्ट्री म्यूजियम। समझ आया हिस्ट्री म्यूजियम? यस सर। और बोलो कहां पे दिक्कत है? देखो, अप्लाइड साइंस म्यूजियम, अगर हम सिंपल साइंस म्यूजियम लिखते तो वहां पे क्या होता कि सिर्फ बता दिया जाता कि ये एरिस्टोटल है, ये फादर ऑफ बॉटनी है, इन्होंने ये लिखा, कैरोस लिनियस से टैक्सोनॉमी दिया, टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन देके छोड़ देते, तो वो सिर्फ हो जाता साइंस म्यूजियम। लेकिन यहां पे हम क्या वर्ड यूज किया? अप्लाइड। अप्लाइड साइंस म्यूजियम इसलिए कहा गया कि पहले वो ये बताता है कि दीज आर द लॉज विच आर गिवन बाय पर्टिकुलर साइंटिस्ट। नेक्स्ट स्टेप में वो ये भी बताता है थ्रू ऑडियो विजुअल एड या कोई मॉडल बनाता है, ठीक है, उसके थ्रू या ऑडियो वीडियो के थ्रू ये भी बताता है कि जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसका एप्लीकेशन, उसका यूज कैसे हो रहा है टूल्स मेकिंग में, जो डिफरेंट मशीन्स बन रहे हैं, मशीनरी को चलाने में, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या टूल्स मेकिंग में या मशीनरी मेकिंग्स में जो डिफरेंट जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें उस प्रिंसिपल का यूज कहां पे है। समझ आया? ठीक है, तो यहां पे हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, हम ये भी बता रहे हैं हाउ इट इज अप्लाइड इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इवन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टूल मेकिंग और टूल यूजिंग एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मशीनरी मेकिंग। समझ आया अब? और किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आदित्य कोई प्रॉब्लम है? जायद, साहिल, अब देखो फोर्थ म्यूजियम। फोर्थ म्यूजियम क्या है? नेचुरल साइंस म्यूजियम। फोर्थ म्यूजियम है नेचुरल साइंस म्यूजियम। ठीक है, इसके पहले वाला था अप्लाइड साइंस म्यूजियम। नेचुरल साइंस में क्या है? इट एग्जिबिट और डिस्प्ले, या बोल सकते हैं एग्जिबिट डिस्प्लेज ऑफ एनिमल, प्लांट्स, fossils and rocks. It exhibit क्या प्रदर्शित करता है? डिस्प्लेज। ठीक है, किसका? ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स
फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? इट इज अ कंक्रीट एविडेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक लाइफ प्रेजेंट इन द अर्थ। जो प्री हिस्टोरिक लाइफ का कंक्रीट एविडेंस है जो हमारे अर्थ में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। एंड रॉक्स and other objects ठीक है। and organism found in the nature and organism found in nature। देखो हमारे नेचर में जो भी प्लांट्स पाया जा रहा है, एनिमल्स पाया जा रहा है, उसको म्यूजियम में कैसे एग्जिबिट करते हैं? जैसे प्लांट को शो करते हैं हर्बेरियम फॉर्म में। अब बोलोगे हर्बेरियम क्या है? जो नहीं पढ़े हो समझ लो। हर्बेरियम में पर्टिकुलर प्लांट को पहले पूरी तरह से ड्राई किया जाता है, फिर एक हर्बेरियम शीट होता है कागज का, उसमें उसको पेस्ट किया जाता है, चिपकाया जाता है, और उसके ऊपर एक फेलोपिन पेपर देके उसको रखा जाता है। ठीक है। एनिमल को तुम लोग बायोलैब गए होगे, उसमें देखे होगे डिफरेंट एनिमल्स को, ठीक है, फॉर्मेलिन में डुबा के रखा जाता है ना। तो वो हो गया फॉसिल्स एनिमल्स का। ये एनिमल्स का म्यूजियम में कई बार पोस्टर्स भी होते हैं, फोटोग्राफ भी होता है। फॉसिल्स है ना। फॉसिल्स मतलब क्या है? तुम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हो। फॉसिल इज अ कंक्रीट एविडेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक लाइफ ऑन अर्थ। रॉक्स, डिफरेंट रॉक्स को रखा जाता है जिससे ये पता लगता है कि रॉक्स में किस तरह से बदलाव आया, जिससे सॉइल टाइप में चेंज आया। और अदर ऑब्जेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म जो कि नेचर में फाउंड है। ठीक है। ये सभी को जब एग्जिबिट किया जाता है, म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाता है, ये नॉलेज देने के लिए लोगों को कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म पास्ट में था और आज उसी का एक रेस, उसी का एक नस्ल प्रेजेंट में है। और ये जो पास्ट से प्रेजेंट में ये ऑर्गेनिज्म का रेस एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें किस तरह का चेंजेस आया है। वो चेंज प्रोग्रेसिव है या वो चेंज रिट्रोग्रेसिव है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन आ गया कि सर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या होता है और रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि अगर हमारे एंसेस्टर से जो मॉडर्न रेस है वो ज्यादा एडवांस है तो वो हो गया प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर हमारा एंसेस्टर ज्यादा एडवांस था और हम लेस एडवांस है तो हम हो गए रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। मतलब वो अप टू डाउन गया तो रिट्रोग्रेसिव और डाउन टू अप गया तो प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन। तो प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट होता है ये हमें इसके थ्रू आसानी से पता लग सकता है। व्हेन यू गो थ्रू द डेवलपमेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय कंपेयरिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। समझ आया मेरा बात? ठीक है सभी को? साहिल, आदित्य, तुम लोग समझ आ गया? जायद। अब देखो जो सबसे फेमस नेशनल साइंस म्यूजियम है वो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेशनल, ठीक है, या पूरा नाम मत लिखो, छोड़ो शॉर्टकट, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। कहां पे है ये? लंदन में, जिसके पास गुड अमाउंट में स्पेसिमेन है एनिमल्स एंड प्लांट का, हैज अ गुड क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन, गुड क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन of plants and animals। अब आ जाओ फिफ्थ में, जनरल म्यूजियम। जनरल म्यूजियम का मतलब हुआ कि एक ऐसा म्यूजियम जहां पे मटेरियल ऑफ सेवरल फील्ड्स, मतलब एक कॉमन म्यूजियम है, ठीक है, जहां पे मटेरियल रिलेटेड टू आर्ट्स, मटेरियल रिलेटेड टू हिस्ट्री, मटेरियल रिलेटेड टू अप्लाइड साइंस, मटेरियल रिलेटेड टू नेचुरल साइंस, सब एक जगह में एग्जिबिट होता है। वैसे म्यूजियम को कहा जाता है जनरल म्यूजियम।
ठीक है। यहाँ पे जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जिसको हम लोग हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं, है ना, आज से बहुत पहले जो एंशिएंट समय में क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा लिखा जाता था, तो ये सब भी एग्जिबिट होता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज एग्जिबिटेड मटेरियल फ्रॉम several fields of study. It is a exhibited material from several fields of study. The British Museum कहाँ पे है, लंदन, ठीक है। इसमें क्या है, कंटेन डिस्प्लेस ऑफ, किसका डिस्प्ले शो कर रहा है, आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजी, ठीक है, जिसमें अर्थ का डिफरेंट पार्ट का रॉक्स ये सब आ जाएगा, आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंशिएंट डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये जो जनरल म्यूजियम है, जो एग्जिबिट करता है मटेरियल फ्रॉम सेवरल फील्ड्स ऑफ स्टडी, जिसमें जो ब्रिटिश म्यूजियम है लंदन, वो कंटेन करता है क्या, डिस्प्ले ऑफ आर्ट्स, मतलब मटेरियल रिलेटेड टू आर्ट्स। सेकेंड, मटेरियल रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, मतलब अर्थ से रिलेटेड, अर्थ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सॉइल का टाइप में कैसे किसी पार्ट में चेंजेस आया। सेकेंड, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट एरा हो सकता है। जैसे हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बौद्ध काल, मुगल काल, ये सब पढ़ते हैं ना, एंशिएंट और मिडिवल में, वो सब। और मैन्युस्क्रिप्ट्स, उस दौरान जो डिफरेंट किताब लिखे गए, डिफरेंट तरह का आर्किटेक्चर था, ये सभी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वो कहाँ पे शो होता है, जनरल म्यूजियम में। यानी जनरल म्यूजियम एक सभी तरह के कलेक्शन का मिला जुला रूप है। समझ आया, साहिल समझ आया? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत? और देखो, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब 11-12 में केस बेस्ड स्टडी को अप्लाई कर दिया गया है, कोई भी बोर्ड है इस साल से अप्लाई है, तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ म्यूजियम। रोल और फंक्शन क्या, देखो जो फंक्शन है वही रोल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फंक्शन एंड रोल ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम फंक्शन एंड रोल। म्यूजियम फंक्शन एंड रोल क्या है? पहला जो म्यूजियम है, इट सर्व एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इट सर्व एज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेस फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल एंड स्पीसीज। इट सर्व्स as an valuable resources, it serve as a valuable resources for study and या लिख देते डायरेक्ट फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल्स and species that have been, for study of fossils and species that have been collected, identified
classified, collected, identified, classified and preserved for display. And preserved for display. देखो बोला गया कि ये जो तुम्हारा म्यूजियम है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इट सर्व एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स. ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है. किसके लिए? फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड स्पीसीज. ठीक है, जिसको सबसे पहले म्यूजियम के लिए कलेक्ट किया गया. कलेक्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया. आइडेंटिफाई मतलब उसके हर एक कैरेक्टर का डिटेल स्टडी किया गया. डिटेल स्टडी करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर, जिस ग्रुप के साथ वो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर शेयर करता है उस ग्रुप में उसको प्लेस कर दिया गया. उसको बोलते हैं क्लासिफाइड. और फाइनली फिर उसको प्रिजर्व किया गया, उसको बचाया गया, इस तरह से रखा गया कि वो लंबे समय तक म्यूजियम में रह सके और लोगों के बीच वो डिस्प्ले हो सके, वो एग्जिबिट यानी प्रदर्शित हो सके. ये हो गया पहला पॉइंट. पहला पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, अब आ जाओ दूसरा. दूसरा क्या है? बोला गया कि इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी. देखो, जब हम म्यूजियम में डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स के स्पेसिमेन को रखेंगे तो ये हमारे सिस्टमेटिक स्टडी में भी मदद करेगा. सिस्टमेटिक स्टडी क्या होता है? उसका 4 बेसिस है: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग. तो ये चारों काम कब हो सकता है? जब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कराने का मौका मिले, हमें ये जानने का मौका मिले कि जो ऑर्गेनिज्म नया हमको मिला वो किसी स्पीसीज के साथ या किसी जेनस के साथ मेल खाता है, सिमिलर है या टोटली न्यू है. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी. किसका सिस्टमेटिक स्टडी? लिविंग वर्ल्ड का. इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेरियस फाइला. सिस्टमेटिक स्टडी होगा वेरियस फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज का. इन सभी का हम आसानी से सिस्टमेटिक स्टडी के द्वारा नए प्लांट्स को इनके साथ मैच करवा के उसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, वेर, ठीक है, एंड स्पीसीज वेर रिप्रेजेंटेड, है ना, या रिप्रेजेंटेटिव लिख दो, रिप्रेजेंटेटिव आर स्टोर्ड. ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिक स्टडी. मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी प्रिजर्व स्पेसिमेन है, चाहे वो प्लांट का है, एनिमल का है या फॉसिल्स है, उसके द्वारा हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं व्हाट इज देयर बेसिक पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल और ह्यूमन बीइंग. ये समझ आ गया सेकेंड पॉइंट? देखो, जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें जो म्यूजियम है, इसका दूसरा फंक्शन है ये सिस्टमेटिक स्टडी में मदद करता है. पहले ये बताओ व्हाट इज सिस्टमेटिक स्टडी. क्या इसका कोई नॉलेज है? देखो, सिस्टमेटिक स्टडी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. एक ऑर्गेनिज्म को तुम जितने लेवल में स्टडी कर सकते हो, कितने लेवल में करोगे? सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, फिर करोगे एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर, फिर करोगे किस लेवल में? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, फिर करोगे हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, फिर करोगे बायोकेमिस्ट्री, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल सेल, फिर करोगे इकोलॉजी, उसका नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो जब ओवरऑल उसका स्टडी करोगे और उसके बाद क्या करोगे?
उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करोगे कि वो किस ग्रुप से रिलेट है, उस ग्रुप में उसको क्लासिफाई यानी प्लेस कर दोगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक स्टडी। और सिस्टमेटिक स्टडी म्यूजियम में संभव है अगर म्यूजियम में वेल क्वांटिटी में, ठीक है, या प्रॉपर क्वांटिटी में स्पेसिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल प्रेजेंट है, तो हम उस आसानी से उसके माध्यम से सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। समझ आया? हेलो, यस सर। ठीक है, साहिल समझ आ गया? जाहिर? अब देखो थर्ड है कि ऑल द मटेरियल प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम आर कैटलॉग्ड एंड रिकॉर्डेड। ऑल द मटेरियल प्रिजर्व्ड in the museum are cataloged। जो भी मटेरियल म्यूजियम में है उसको पहले कैटलॉगिंग किया जाता है। कैटलॉगिंग मतलब उसको सजाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आइदर फ्रॉम लोअर फाइलम टू हायर और फ्रॉम हायर टू लोअर, एंड रिकॉर्डेड, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड फॉर रेफरल पर्पस, फॉर रेफरल पर्पसेस, ठीक है, रेफरल पर्पसेस एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। यहां पे फिर सवाल है क्या इंफॉर्मेशन देगा ये, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर स्पेसिमेन कैन बी सॉर्ट। अब इसका मतलब देखो हिंदी में हम समझा रहे, फिर से समझो। बोला गया कि जो भी मटेरियल प्रिजर्व्ड है कहां पे, म्यूजियम में, चाहे वो नेचुरल म्यूजियम हो, जनरल म्यूजियम हो, हिस्ट्री म्यूजियम हो, आर्ट म्यूजियम हो, उसको पहले कैटलॉगिंग करेंगे। मान लो अगर कैटलॉगिंग नहीं करेंगे और सडनली कुछ आ गया साइंटिस्ट, या मान लो कोई स्टूडेंट आ गया बायोलॉजी से रिलेटेड और म्यूजियम में आके बोला कि मुझे इस स्पीसीज में मुझे एक स्पीसीज मिला है, यहाँ पे मुझे ये देखना है कि आपके म्यूजियम में जो स्पीसीज है उसके साथ ये टैली कर रहा है कि नहीं, तो ये कैटलॉगिंग करेगा और फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है, ताकि जैसे ही उसको कोई पूछेगा, जैसे मान लो हम म्यूजियम में गए, ठीक है, और बोले हमको एक स्पीसीज मिला, आई थिंक दिट इज अ पॉलीफेरा, तो आपके पास जो पॉलीफेरा कैटलॉग में है मैं उसको देखना चाहता हूं, तो वो तुरंत रिकॉर्ड से बता देगा कि दिस पार्ट ऑफ द म्यूजियम इन दिस स्टेयर, ठीक है, इस रैक में ये प्रिजर्व स्पेसिमेन है, आप उसके साथ जाके उसको टैली कर लीजिए। तो यानी ये रिफरल पर्पस में भी होगा, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन देने में भी इसमें सुविधा होगा रिगार्डिंग द पर्टिकुलर स्पेसिमेन जिसके बारे में पूछा गया है, दैट इज कैन बी सॉर्ट। थर्ड नंबर समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब देखो फोर्थ में म्यूजियम और एक काम करता है। म्यूजियम के पास जो भी कलेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में वो जो भी रिसर्च कर चुका है उसके बारे में, वो रिसर्च के बारे में, अपने मटेरियल्स के बारे में टाइम टू टाइम वो डिफरेंट जर्नल्स, मैगजीन्स को रिलीज करता है, ताकि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है उस साइंस से उस पर्टिकुलर जो जिस चीज को वो रिलीज किया उससे रिलेटेड जो डिफरेंट लोग हैं उसके बारे में नॉलेज अवेयर कर सके। ये एक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सम म्यूजियम रिलीजेस पीरियोडिक जर्नल्स, पीरियोडिक जर्नल्स, मैगजीन, ठीक है, और बुक्स, पेपर और बुक्स, पेपर और बुक्स, ठीक है, टू स्प्रेड क्या, इंफॉर्मेशन, जानकारी देना रिलेटेड टू देयर स्पेसिमेन, रिलेटेड टू द स्पेसिमेन लिखो, द स्पेसिमेन
प्रेजेंट इन द म्यूजियम, प्रेजेंट इन द म्यूजियम, ठीक है, ताकि डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये अवेयरनेस आ जाए कि अगर उनको उससे रिलेटेड कोई स्टडी करना है, दे कैन इजिली गो टू दैट पर्टिकुलर म्यूजियम एंड दे कैन डू देयर रिसर्च वर्क और डू देयर स्टडी वर्क। फाइनली बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द म्यूजियम जो है एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कलकत्ता में साइंस म्यूजियम है, उसमें 20% ही लोग जाते हैं जो स्टडी करने के पर्पज से जाते हैं, 80% लोग खाली देखने जाते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो नेक्स्ट लिखेंगे मोस्ट ऑफ द म्यूजियम, मोस्ट ऑफ द म्यूजियम सर्व एज टूरिस्ट स्पॉट। ये किस रूप में काम करते हैं? सर्व एज अ टूरिस्ट स्पॉट and are visited regularly, and are visited regularly, not only by researchers and students, जिसको ना सिर्फ रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर या स्टूडेंट करता है, बट peoples from other background, but people from other background। तो ये हो गया 5 फंक्शन या रोल ऑफ म्यूजियम। तुम लोग को म्यूजियम समझ आ गया सभी को? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होगा, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहले जान लो। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन in which the organism are protected in a man-made habitat। जब artificial habitat में organism को protection दिया जाए, that is called ex situ conservation। But when the organism are protected in their natural habitat, जहाँ पे एक organism पाया जाता है उसी जगह में जब उसको protection दे रहे हैं, that is called in situ conservation। and biosphere reserve, national park and sanctuaries are the example of in situ conservation। तो in situ conservation का मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म जहां पे है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, हम वहीं पे उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन अब हमारा मेन क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक स्पेसिफाइड एरिया है जिसमें इट इज अ specified area, it is a specified area in which multiple use of the land, in which multiple use of the land, in which multiple use of the land is परमिटेड। जहां पे मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड को परमिट किया जाता है, परमिशन दिया जाता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 जोन। ठीक है, बोला गया कि बायोस्फीयर रिजर्व एक स्पेसिफाइड एरिया है जिसमें मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड किया जाता है। ठीक है, कैसे? उस स्पेसिफाइड एरिया को डिवाइड किया जाता है 3 जोन में, दैट इज
सबसे पहला है कोर, दूसरा क्या है बफर, और तीसरा क्या है मैनिपुलेशन। ठीक है, तो कोर जोन किसको कहा जाता है? देखो अब हम इसको ड्राइंग से ही बता, जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 3 जोन है, सबसे अंदर वाले को कहा गया कोर, उसके बाद वाले को कहा गया बफर, और उसके बाद वाले को कहा गया मैनिपुलेशन। कुछ बुक में मैनिपुलेशन को ट्रांजिशन जोन भी कहा गया है, दैट इज सेम, ट्रांजिशन जोन भी अगर कहा गया है तो कोई बात नहीं। अब कोर रीजन क्या है? यहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन दिस जोन। यहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, किसमें? कोर रीजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोर रीजन में बेसिकली 2 स्पीसीज होता है, एक होता है मैक्सिमम इंडेंजर्ड और दूसरा होता है इंडेमिक। ठीक है, अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन कि इंडेंजर्ड का मतलब क्या है और इंडेमिक का मतलब क्या है। वैसा स्पीसीज जिसको इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है, इतना जरूरत से ज्यादा यूज किया गया है कि अगर अभी हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंडेंजर्ड। समझ आया? तो इंडेंजर्ड आर दो स्पीसीज इफ वी नॉट प्रिजर्व देम एट प्रेजेंट, इन द नियर फ्यूचर इट टोटली बिकम एक्सटिंक्ट। और इंडेमिक क्या है? दो स्पीसीज which are found exclusively in a particular area, except that area it is found nowhere in the world। वैसा स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और उस एरिया को छोड़ के वो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज। एग्जांपल दे रहे हैं, इंडिया में एक है वेस्टर्न घाट जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु एरिया में है। उस वेस्टर्न घाट में 45% ऐसे एम्फीबियंस हैं, 45% वेस्टर्न घाट में ऐसे एम्फीबियंस हैं जिसको इंडेमिक कहा जाता है। इंडेमिक मतलब वेस्टर्न घाट में जो 45% एम्फीबियन पाया जाता है वो वेस्टर्न घाट को छोड़ के, इंडिया तो छोड़ दो, दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया जाता है। तो वैसे स्पीसीज को क्या बोलेंगे? इंडेमिक। इंडेंजर्ड और इंडेमिक में डिफरेंस समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ऐसे दो स्पीसीज को जब हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्या हम वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ करेंगे? बिकॉज अगर ह्यूमन इंटर किया तो हंटिंग और कटिंग दोनों करेगा, इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्लीटली नॉट अलाउ, वहां पे एकदम अलाउ नहीं है। बफर क्या है? बफर में है कि लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, बट hunting of animals or cutting of trees are not allowed. Cutting of trees are not allowed. ठीक है, यहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है, लेकिन ना पेड़ को काटना अलाउ है, ना किसी जानवर को मारना अलाउ है। जबकि जो मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट करना, ठीक है, यहां पे सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज कैन ऑकर इन दिस जोन। सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन दिस जोन। फिर यहां पे क्वेश्चन है, भाई ऐसा क्यों? तो बोला गया कि यूनाइटेड नेशन का एक, हाँ बोलो। मैनिपुलेशन है वो फिर से बोलिए। देखो, मैनिपुलेशन का मतलब होता है जिस एरिया में हम अपने इच्छा के अनुसार प्लांट और एनिमल स्पीसीज का यूज कर सकेंगे, उसके पॉपुलेशन को घटा बढ़ा सकेंगे। जब हम अपने इच्छा के अनुसार किसी चीज को चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। समझ आया?
मतलब सर हम अपने हिसाब से उसको करें। हाँ देखो हम बता रहे हैं, इसका पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं। वर्ल्ड यूनेस्को का एक प्रोग्राम आया सोशल हेल्थ फॉरेस्ट्री, ठीक है, और उसके भी पहले उसका एक प्रोग्राम आया था मैन, MAB। इसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसमें यह बात उठाया गया कि अगर हम हर फॉरेस्ट को लगातार प्रोटेक्टेड एरिया कर देंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी फॉरेस्ट एरिया के ऊपर खास करके जो ट्राइबल पीपल है, जो लोकल विलेज पीपल है, वो बहुत हद तक इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? जो लोकल विलेज पीपल हैं, दे गेट देयर फायर, जलाने की लकड़ी, दे गेट देयर टिम्बर, दे गेट देयर फॉडर, अपना जो घर में मवेशी होता है, गाय भैंस, उसके खाने के लिए खाना होता है, उसको फॉडर बोलते हैं, ठीक है, ये सब लेते हैं। अगर तुम हर फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर दोगे, 100% प्रोटेक्टेड कर दोगे, तो ये ट्राइबल पीपल और ये लोकल विलेज पीपल अपने नीड को कैसे फुलफिल करेंगे? तो इसलिए बायोस्फीयर एरिया का, बायोस्फीयर रिजर्व का जो लास्ट एरिया है, वहां पे एक लिमिटेड अमाउंट में प्लांट को काटना और एनिमल को मारना अलाउ किया गया, ताकि वो लोकल पीपल के नीड को पूरा कर सके, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। लिमिटेड अमाउंट में प्लांट को काट सकते हैं, एनिमल को मार सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज का यहां भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। समझ आया मेरा बात? ठीक है। और इस कंसेप्ट के आधार पर इसको मैनिपुलेशन कहा गया। मतलब कुछ हद तक हम पेड़ को काट सकते हैं, कुछ लिमिटेड अमाउंट में हम एनिमल को मार भी सकते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ओके, सभी को समझ आया? सर कोई है भी नहीं। चल गया सर, वो जल्दी भाग गया। जायद तो खैर डबल कर रहा था क्लास। आज इन लोगों को सर टोटल 3 ट्यूशन हो चुका है, ये हाँ? चौथा हो रहा है। क्या? आज इन लोगों का टोटल 3 ट्यूशन हो चुका है, और स्कूल को भी अलग से, इसलिए किसी को पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। तो तुम लोग का डेली ऐसा हो रहा है? सर स्कूल तो रोज चल रहा है, लेकिन आज टोटल 3 ट्यूशन हो चुका है ना। अरे एक आपका भी हो गया, 4 हो गया, फिजिक्स का ही 2। अच्छा, तो वो तो रिवीजन क्लास है ना? यस सर, तो हम थे नहीं इसमें, पर लेकिन सर जैसे वो माथा ही दर्द कर रहा है, क्या करें? नहीं नहीं, ठीक बात बोला। अच्छा, तो ये फिजिक्स का रिवीजन क्लास कितना दिन चलेगा? नहीं सर, एक ही दिन चला है। सर बोले कि अब हम किसी और दिन मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक। नहीं वैसा होगा तो फिर हम ये जो क्लास है ना, इसको हम TTS में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। TTS में कर दिए ना सर, थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा रुको, आज बात कर लेते हैं सबसे, ठीक है? एक बार देखो, बायोस्फीयर रिजर्व। अब समझो कि ये जो तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका रोल क्या है? रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या है? सबसे पहला रोल है टू प्रिजर्व वाइल्ड पॉपुलेशन, टू प्रिजर्व वाइल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। जो ओरिजिनल वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन है, चाहे वो प्लांट्स का हो, एनिमल का हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, उसको पहले प्रिजर्व करना है, इसलिए हम इस प्रोटेक्टेड एरिया का फॉर्मेशन किया। सेकेंड, वी हैव ऑल्सो टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स। लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे एंशिएंट कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और तीसरा, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ वेरियस डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल। जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ वेरियस domesticated plants and animals, ठीक है। ये तीनों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व
is the first biosphere रिजर्व ऑफ इंडिया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये समझ आया? यस सर। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे होगा की, और उसके बाद कुछ छोटा है मोनोग्राफ, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब पढ़ेंगे। और फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे इस चैप्टर से जो नीट और तुम्हारे एकेडमिक दोनों को पूरा करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।